नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम भारत के भूगोल की और विश्व भूगोल का रिवीजन करने वाले हैं। बहुत ही कम समय में संपूर्ण भूगोल का आपका महत्वपूर्ण टॉपिक्स का रिवीजन हो जाएगा, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक एक लाइन, एक एक चीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ, तो आपको यकीन आएगा। लेखपाल का एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक है और लोअर पीसीएस की तैयारी अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है। अगर आप लेखपाल की क्विक रिवीजन पीडीएफ्स पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहाँ पर आप मैसेज करके हमारे साथ जुड़कर बहुत ही कम फीस में सारी पीडीएफ्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो बात करते हैं भारत के सामान्य परिचय एवं तटीय सीमा से। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। प्रथम स्थान पर रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राजील और फिर ऑस्ट्रेलिया आता है। उसके बाद भारत आता है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम विस्तार 2,933 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है, जबकि एनसीईआरटी के अनुसार इसका जो मान है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 5,422.6 किलोमीटर है। आधुनिक जीआईएस तकनीकों से भारत की कुल तटीय सीमा अब 11,098.81 किलोमीटर मापी गई है। पूर्व में यह 7,516.6 किलोमीटर से 48% अधिक हो गई है। भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। संशोधित आंकड़ों के अनुसार सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात की है, 2,340.62 किलोमीटर। इसके बाद तमिलनाडु आता है 1,068.69 किलोमीटर और उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, जिसकी जो समुद्री सीमा है या तटीय सीमा है 1,053.07 किलोमीटर है। सबसे तटीय जो छोटी तटीय रेखा वाला राज्य गोवा है, जिसकी सीमा है 193.95 किलोमीटर। ये नए आंकड़े हैं संशोधित आंकड़ों के अनुसार। कर्क रेखा की अगर बात की जाए तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों के नामों की अगर बात की जाए तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो मिर्जापुर, प्रयागराज, नैनी से होकर गुजरता है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है ओडिशा और पांचवा है आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कौल कहलाता है और ये लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि कन्याकुमारी कैप कोमोरिन है। ठीक है, तो कन्याकुमारी में केप कोमोरिन है, जो मुख्य भूमि का भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है और यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुतु है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गौर माता है, जो गुजरात में स्थित है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं और इसका निर्धारण 1914 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं और इसका निर्धारण 1947 में हुआ था। भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। अब ये पीओके में है और 1893 में इसका निर्धारण हुआ था। सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश में है, जो 4,096.7 किलोमीटर लगती है। सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो स्थलीय है यह अफगानिस्तान के साथ लगती है और इसकी लंबाई 106 किलोमीटर है। त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इस सीमा को शून्य रेखा कहते हैं। पाक जल डमरू मध्य भारत, तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है।
मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय भारत को मालदीव से अलग करता है। अब हम बात करेंगे भारत के भौतिक प्रदेश, पर्वत, चोटियां और दर्रों की। भू आकृतिक दृष्टि से भारत को मुख्य रूप से 4 या 6 विस्तृत भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। हिमालय एक नवीन बलित पर्वत है जिसका निर्माण टेथिस भूसंनति के मलबे से हुआ था। तो एक टेथिस सागर हुआ करता था, उसमें भूसंनति हुई, यानी कि वहां पर प्लेटें एक दूसरे से टकराई और अभी भी टकरा रही हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक नवीन बलित पर्वत का निर्माण हुआ जो हिमालय है। हिमालय को मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है: महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। ट्रांस हिमालय हिमालय के पार में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां शामिल है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविन आस्टिन है जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है और यह काराकोरम श्रेणी में पीओके में स्थित है। निर्विवाद रूप से भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है और यह सिक्किम में स्थित है। पूर्णतः भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है जिसकी ऊंचाई 7816 मीटर है और यह उत्तराखंड में स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वतमाला है जो गुजरात से दिल्ली तक फैली है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और यह माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को भौगोलिक रूप से अलग करती है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो महादेव पहाड़ी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। पश्चिमी घाट, सह्याद्री और पूर्वी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोड्डा बेटा है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अनाई मलाई की पहाड़ियां केरल में स्थित हैं और ये सारी चोटियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। आप में से बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर आप एक बार में पढ़ते चले जाते हैं, कभी कभी आप अच्छे से डिटेल में बता दिया करिए। देखिए, हमारे चैनल का नाम है क्विक रिवीजन क्लासेस, यानी कि आपका कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करवाना। अगर आपने एक बार इसको पहले से पढ़ रखा है तो मेरे साथ रिवीजन करने में आपको बहुत मजा आने वाला है। आपका समय बचता है और कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा चीजें पा लेते हैं। गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियों की अगर बात की जाए तो ये मेघालय के पठार, प्रायद्वीपीय पठार का भाग में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम खासी पहाड़ियों मेघालय में स्थित है। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है जो लद्दाख में स्थित है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और यह जास्कर श्रेणी में स्थित है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, इसी में जवाहर सुरंग भी स्थित है, यह इंपॉर्टेंट है। सिपिकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है और यह सतलज नदी इसी से भारत में प्रवेश करती है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है जहां अटल टनल 9.02 किलोमीटर लंबा स्थित है। लिपुलेख, माना और नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है और यह कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग है। नाथुला और जेलेपेला दर्रा सिक्किम में स्थित है और यह चुम्बी घाटी में स्थित है। बोमडिला और यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है और यह ब्रह्मपुत्र नदी यांग्याप से प्रवेश करती है। तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है जो म्यांमार जाने का मार्ग देता है। थाल घाट मुंबई नासिक और भोर घाट मुंबई पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। पाल घाट केरल कोची और तमिलनाडु कोयम्बटूर को जोड़ता है। यह नीलगिरी व अन्नामलाई के मध्य में स्थित है। देखिए, जो टनल बनाए जाते हैं पहाड़ों को काटकर, जैसे जवाहर सुरंग है, अटल टनल है, तो ये सिर्फ यातायात के लिए नहीं बनाए जाते हैं, इनका उपयोग सैन्य अभियानों में भी किया जाएगा। जैसे आपने अभी देखा होगा, अभी जब ईरान और अमेरिका का युद्ध हो रहा था तो अमेरिका को पता ही नहीं चल रहा था कि कहां पर ईरान ने अपने ड्रोन छुपा रखे हैं। तो ईरान ने पहाड़ों के अंदर इतने बड़े बड़े टनल बना रखे हैं जहां पर ये सारे ड्रोन छुपा रखे हैं। पहाड़ों के ऊपर आप बम मारेंगे तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन अंदर तक, टनल के अंदर तक नुकसान नहीं हो पाता है।
इसी कारण टनल सरकार ने बनाने पर जोर दे रही है, ताकि जितना भी कभी युद्ध काल आए तो भारत अपने रक्षा उपकरणों को उन्हीं टनल के अंदर सुरक्षित रख सके। अब हम बात करेंगे भारत की नदियों की, झीलों की और जलप्रपात की। भारत के अपवाह तंत्र को मुख्यतः हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों में बांटा गया है। हिमालयी नदियां सदाबहार होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इनको ग्लेशियर से जल प्राप्त होता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं, ये वर्षा के पानी पर निर्भर होती हैं। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखर चू चेमायुंग डुंग हिमनद से होता है। भारत में सिंधु नदी केवल लद्दाख, लेह जिला, केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है। सिंधु जल समझौता 1960 के अनुसार भारत पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब, झेलम का 20% और पूर्वी नदियों रावी, ब्यास, सतलज का 100% पूर्ण अधिकार जल उपयोग कर सकता है। लेकिन वर्तमान में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंधु जल समझौता को नकार दिया था और इसको अस्तित्व में मानने से इनकार कर दिया था। कहीं कहीं पर आपको ये 100% की जगह पर 80% दिखा मिलेगा, जो कि गलत है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद गोमुख से भागीरथी के रूप में होता है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, जहां से इसे गंगा कहा जाता है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर है, जो 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से गुजरती है। उत्तर प्रदेश में गंगा बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया से बाहर निकलती है। कुल 28 जिलों में यूपी में इसका प्रवाह है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में चेमायुंगडुंग हिमनद आंशिक ग्लेशियर से होता है। तिब्बत में इसे सांगपो, अरुणाचल में इसे दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है वो माजुली है, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री बंदरपुंछ से निकलकर प्रयागराज में गंगा से मिलती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी 1465 किलोमीटर है। गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ये थोड़ा कंफ्यूज करता है गोदावरी और कावेरी नदी। इसका उद्गम त्र्यंबकेश्वर, नासिक से होता है। ठीक है, तो गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं और इसका उद्गम जो है वो त्र्यंबकेश्वर, नासिक से होता है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से होता है और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसका उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, कर्नाटक से होता है। ठीक है, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा और जो गोदावरी है उसको दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं। ये अंतर आपको पता होना जरूरी है। नर्मदा और ताप्ती नदियां जो हैं ये भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं और अरब सागर खंपात की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, बल्कि ये एस्चुरी बनाती हैं, यानी कि ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। लूनी नदी एक अंतःस्थलीय नदी है जो कच्छ के रण गुजरात में विलुप्त हो जाती है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील जम्मू कश्मीर है, जो एक टेक्टोनिक झील है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील कौन सी है? तो ये चिल्का झील है, उड़ीसा में स्थित है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की अंतःस्तरीय झील सांबर झील है, जो राजस्थान में स्थित है। तो ये अंतःस्थलीय है, यानी कि चारों तरफ से लैंडलॉक है। लोनार झील की अगर बात की जाए तो ये महाराष्ट्र के एक क्रेटर झील है, जिसका निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील है, जो कि मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो केबुल नामजाओ नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील केरल है, जहां वेलिंगटन द्वीप स्थित है और यहां पर नौकायन प्रतियोगिता होती है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश 84% और तमिलनाडु 16% की सीमा पर स्थित एक लैगून है। यहीं पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात 455 मीटर और बरहाई नदी पर यह स्थित है, कर्नाटक में। जोगिया गरसोप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है। धुआंधार और कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है।
हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी झारखंड में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है और यह इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक पर है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान पर स्थित है। और उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख झील गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील रिहंद बांध सोनभद्र पर स्थित है। फुलर झील पीलीभीत यूपी से गोमती नदी का उद्गम स्थल है। और मैदानी भाग से निकलने वाली एकमात्र नदी कौन है? गोमती नदी है। भारत की जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब हम बात करेंगे भाग 4 की, जिसमें कृषि होगी, बागवानी होगी, वानिकी होगी एवं पशुपालन होगा। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 51% भाग पर कृषि की जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। ऋतुओं के आधार पर भारतीय फसलें 3 प्रकार की हैं: रबी, खरीफ और जायद। रबी फसलों की बुवाई अक्टूबर नवंबर में होती है। गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू आदि इनमें आते हैं। खरीफ फसलों की बुवाई जून जुलाई में होती है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, गन्ना, सोयाबीन आदि इसमें आते हैं। जायद फसलें बुआई मार्च अप्रैल में होती है। तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी मुख्यतः यहाँ पर सब्जियां आती हैं। इसके अलावा इस समय जायद की फसल के रूप में मक्का भी होती है कई इलाकों में, और धान भी कई इलाकों में होती है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई। डॉक्टर इसके MS स्वामीनाथन है भारत में, और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग है। हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं और फिर चावल के उत्पादन पर पड़ा। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने इसका सर्वाधिक लाभ उठाया। भारत का मुख्य खाद्य फसल चावल, धान है। पश्चिम बंगाल शीर्ष उत्पादक है। उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं, गन्ना, आलू, मसूर और आम का प्रथम शीर्ष उत्पादक राज्य है। कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। गुजरात, महाराष्ट्र अग्रणी है। चाय उत्पादन में असम और काफी, कहवा उत्पादन में कर्नाटक का प्रथम स्थान है। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल का भारत में एकाधिकार है। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में केरल का प्रथम स्थान है। इसे भारत के मसालों का बगीचा के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन वर्तमान में सर्वाधिक मसाले मध्य प्रदेश में उत्पादित होते हैं। सोयाबीन प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश सोया प्रदेश कहलाता है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है। दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। भारत दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी है। श्वेत क्रांति यानी कि ऑपरेशन फ्लड 1970 में आया। दुग्ध उत्पादन से संबंधित था ये, और इसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की स्थापना 1965 में आनंद, गुजरात में हुई थी। नवीनतम आंकड़ों 2025-26 अपडेट के अनुसार उत्तर प्रदेश और राजस्थान दुग्ध उत्पादन में देश में शीर्ष पर हैं। 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत में कुल पशुधन आबादी 535.78 मिलियन है। पशुधन की कुल संख्या में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यह ध्यान रखिएगा। भैंसों का सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। गायों की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी, नीली रावी भैंस की प्रमुख नस्लें हैं। भदावरी के दूध में सर्वाधिक वसा होती है। साहिवाल, गिर, लाल सिंधी, थार पारकर गाय की प्रमुख देशी नस्लें हैं। नीली क्रांति मत्स्य यानी कि मछली उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, और गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली, प्याज उत्पादन से संबंधित है, और रजत क्रांति अंडा और मुर्गी पालन से संबंधित है। बागवानी के अंतर्गत फल, सब्जी, फूल और मसालों की खेती आती है। स्वर्ण क्रांति इससे संबंधित है। फल और सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान चीन का है। आम, केला, पपीता, नींबू प्रजाति के फल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। सेब का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में होता है। विटीकल्चर अंगूर की खेती, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र के 33% भाग पर वन होने चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में 67%। ISFR 2023 की भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा हर 2 साल में होता है, और जो नवीनतम रिपोर्ट है 2023 की, उसमें भारत का जो कुल वन आवरण है, वृक्षावरण है, वो 24.62% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण मध्य प्रदेश में है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण मिजोरम में है, 84.53%।
मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक पश्चिम बंगाल सुंदर वन क्षेत्र में पाई जाती है और उसके बाद गुजरात में पाई जाती है। सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो लगभग 43% है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक तो पुरानी जलोढ़ जिसे बागर कहा जाता है और दूसरी होती है नई जलोढ़ जिसे खादर कहा जाता है। खादर अधिक उपजाऊ होती है। लेटेराइट मिट्टी चाय, काफी और काजू की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में यह पाई जाती है मुख्यतः। लाल मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड यानी कि लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। झूम कृषि पूर्वोत्तर भारत, असम, मेघालय में प्रचलित कृषि का एक प्रकार है जिसमें जंगलों को जलाकर खेती होती है। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1988-99 में हुई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई। रबी के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2% और वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होता है। भारत में कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP द्वारा 22 अनिवार्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश की जाती है। गन्ने के लिए MSP के बजाय उचित और लाभकारी मूल्य FRP घोषित किया जाता है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जिसका नाम है सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, खनिज उद्योग और परिवहन से जुड़े हुए बिंदुओं को हम यहां पर देखने वाले हैं। भारत का छोटा नागपुर पठार खनिजों का भंडार है। इसे भारत का रूर भी कहते हैं और झारखंड ओडिशा बेल्ट में यह है। भारत में कोयले का सर्वाधिक भंडार झारखंड में है जबकि उत्पादन में वर्तमान में छत्तीसगढ़ और ओडिशा अग्रणी है। भारत में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम का है और बिटुमिनस प्रकार का है। एंथ्रेसाइट सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है जो भारत में केवल कारगिल जम्मू कश्मीर में मिलता है। कारगिल में जम्मू कश्मीर में मिलता है एंथ्रेसाइट टाइप का कोयला। पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन बॉम्बे हाई अरब सागर से होता है। डिगबोई असम भारत का सबसे पुराना तेल कुआं है। यूरेनियम का प्रमुख खनन स्थल जादूगोड़ा झारखंड है। हाल ही में आंध्र प्रदेश का तुमालापल्ली सबसे बड़ा भंडार बना है। थोरियम के विश्व के सबसे बड़े भंडार भारत में केरल के तट की मोनाजाइट बालू में पाए जाते हैं। लौह अयस्क आयरन और उत्पादन में ओडिशा प्रथम स्थान पर है। मयूरभंज, क्योंझर और इसकी प्रमुख खदानें हैं। ठीक है। कुद्रेमुख और बेल्लारी कर्नाटक तथा बैलाडीला छत्तीसगढ़ लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तांबा जो है इसका सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में मलाज खंड में होता है। भंडार इसका राजस्थान के खेतड़ी में भी है। बॉक्साइट की अगर बात की जाए तो ये एल्यूमिनियम का एक अयस्क है और इसके उत्पादन और भंडार दोनों ओडिशा प्रथम है। अभ्रक के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नेल्लोर शीर्ष पर है और विश्व में भारत का प्रमुख स्थान है। सोना का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक, कोलार और हट्टी की खदानों में होता है। हीरा यानी कि डायमंड भारत में केवल पन्ना मध्य प्रदेश की खदानों में निकाला जाता है। चांदी और जस्ता और सीसा के उत्पादन में राजस्थान जावर की खदानें एकाधिकार रखता है। भारत का पहला सफल सूती वस्त्र कारखाना 1854 में काओसजी नाना भाई डावर द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया था। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना टिस्को जमशेदपुर साकची में स्वर्ण रेखा नदी के तट पर खुला है। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ सोवियत संघ की मदद से, राउरकेला ओडिशा जर्मनी की मदद से और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ब्रिटेन की मदद से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुए। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड सोवियत संघ की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी 37-45 किलोमीटर लंबा है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-327 भी है जो लगभग 1.2 किलोमीटर लंबा है और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पूर्व में NH-47A था। ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ती है और ये 5846 किलोमीटर लंबी है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से और पूर्व पश्चिम गलियारा पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है और ये दोनों सड़कें जो ये दोनों गलियारे हैं झांसी में मिलते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। भारतीय रेलवे प्रणाली एशिया में दूसरी और विश्व में चौथी सबसे बड़ी है।
भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच लाल डलहौजी के काल में चली थी। कोंकण रेलवे 760 किलोमीटर महाराष्ट्र रोहा से कर्नाटक मंगलुरु तक पश्चिमी घाट से होकर गुजरती है। भारत का सबसे लंबा रेलमार्ग डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस है। भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं, जिनमें सर्वाधिक तमिलनाडु में 3 है। कांडला दीनदयाल पोर्ट गुजरात का एक ज्वारीय बंदरगाह है और यह मुफ्त व्यापार क्षेत्र है। ठीक है। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। नेहवा सेवा JNPT सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश भारत का सबसे गहरा और सुरक्षित बंदरगाह है। डाल्फिन नोन पहाड़ी के पीछे यह स्थित है। चेन्नई सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है और तूतीकोरिन तमिलनाडु को मोती बंदरगाह कहा जाता है। पियरल पोर्ट। हल्दिया कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित एक नदीय बंदरगाह है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 NW1 प्रयागराज से हल्दिया 1620 किलोमीटर गंगा नदी पर भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 NW2 सादिया से धुबरी 891 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी पर असम पर है। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है। भारत में पहली वायु सेवा 1911 में प्रयागराज से नैनी के बीच डाक सेवा शुरू हुई थी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली भारत का सबसे बड़ा और व्यस्ततम हवाई एयरपोर्ट है। कोचीन केरल विश्व का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में हुई थी। तारापुर महाराष्ट्र 1969 भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अमेरिका की सहायता से यह स्थापित किया गया था। रावत भाटा राजस्थान, कलपक्कम और कुडरकुलम तमिलनाडु, नरोरा बुलंदशहर यूपी, काकरापार गुजरात, कैगा कर्नाटक प्रमुख परमाणु संयंत्र हैं। भारत में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन तापीय ऊर्जा कोयला थर्मल लगभग 60% से होता है। भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र 1897 में सिद्रापोंग दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ। पवन ऊर्जा उत्पादन में तमिलनाडु और गुजरात भारत में शीर्ष पर है। सौर ऊर्जा क्षमता और उत्पादन में राजस्थान भारत का अग्रणी राज्य है। भादला सोलर पार्क विश्व का सबसे बड़ा है। मणिकरण हिमाचल प्रदेश और पूगा घाटी लद्दाख भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी गुजरात ज्वारीय ऊर्जा की अपार संभावना वाले क्षेत्र हैं। भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म मुंपडल कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन की, जिसमें जनसंख्या होगी, नगरीकरण होगा, स्मार्ट सिटी एवं स्मार्ट विलेज होने वाला है। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। भारत में नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। इसका आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब 2026 में 16वीं जनगणना शुरू हो गई है और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना शुरू हो गई है। 1921 के दशक में भारत की जनसंख्या की इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक थी। 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है, विश्व की 17.5%। भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% है। वार्षिक 1.64% दर्ज की गई है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर मेघालय 27.9% में तथा सबसे कम ऋणात्मक नागालैंड 0.6% में दर्ज की गई है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश 19.98 करोड़ इसकी कुल जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.51% है। उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल आते हैं। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, मात्र 6.10 लाख जनसंख्या थी इसकी। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली और न्यूनतम लक्षद्वीप की है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार 1106 और उसके बाद पश्चिम बंगाल 1028 आता है। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश मात्र 17 है। भारत का लिंगानुपात 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में 1084 और न्यूनतम हरियाणा में 879 था। भारत की साक्षरता दर 73%, पुरुष 80.9% और महिलाओं की 64.6%।
सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल 94% और न्यूनतम साक्षरता बिहार 61.8% में है। भारत में नगरीय जनसंख्या 31.16% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.84% है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में महाराष्ट्र है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में गोवा 62.2% में है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में हिमाचल प्रदेश 90% में है। भारत में भील जनजाति समूह सबसे बड़ा है 2011 की जनगणना के अनुसार, और दूसरा स्थान गोंड का है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश तराई क्षेत्र और उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है और दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है। थारू जनजाति यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों तमिलनाडु में निवास करती है और बहुपति प्रथा प्रचलित है यहाँ पर। जारबा, सोमपेन और सेंटलीज जनजातियां अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत देश भर में 100 शहरों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। 100वां शहर शिलांग बना था। उत्तर प्रदेश के 10 शहर स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल हैं: लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, झांसी, मुरादाबाद, बरेली और सहारनपुर। स्वच्छ सर्वेक्षण और स्मार्ट सिटी अवार्ड्स में लगातार इंदौर मध्य प्रदेश भारत का सबसे स्वच्छ स्मार्ट शहर घोषित हो रहा है। सूरत भी इसमें अग्रणी बना हुआ है। स्मार्ट सिटी की मुख्य विशेषताओं की अगर बात की जाए तो ई गवर्नेंस, कुशल शहरी गतिशीलता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठोस कचरा प्रबंधन, 24/7 जल विद्युत आपूर्ति और आईटी कनेक्टिविटी शामिल है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन SPMRM 21 फरवरी 2016 को लॉन्च हुआ, जिसका उद्देश्य स्मार्ट विलेज क्लस्टर विकसित करना है। रूर्बन मिशन का नारा है आत्मा गांव की सुविधाएं शहर की। इसके तहत 300 रूर्बन क्लस्टर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। अमृत योजना भी 25 जून 2015 को शुरू हुई, जो 500 शहरों में बुनियादी ढांचा सुधारने से जुड़ी हुई है। अमृत योजना का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। हृदय योजना 2015 में 12 विरासत शहरों वाराणसी, मथुरा आदि के संरक्षण के लिए शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY 25 दिसंबर 2000 का उद्देश्य सभी मौसम अनुकूल सड़कों से स्मार्ट विलेज कनेक्टिविटी बढ़ाना है। स्मार्ट विलेज अवधारणा में पंचायत का डिजिटलीकरण, ई पंचायत, भारत नेट, ब्रॉडबैंड और सौर ऊर्जा पैनल और पक्के घर PM आवास शामिल है। भारत नेट परियोजना विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड संपर्क कार्यक्रम है। ग्राम पंचायतों को इसमें ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG 2016 का उद्देश्य सबके लिए आवास सुनिश्चित करना है और ये योजना 2024 से 28 तक बढ़ाई गई है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG के तहत भारत के सभी गांवों को ODF खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है। अब ODF प्लस पर फोकस है। जल जीवन मिशन JJM 15 अगस्त 2019 के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में हर घर जल नल कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया। गोवा पहला 100% प्रमाणित राज्य बना है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 2011 भारत की जनसंख्या का 16.51% है, लेकिन क्षेत्रफल मात्र यूपी का 7.33% है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर नोएडा 80.1% में है और न्यूनतम श्रावस्ती 46.7% में है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है, जबकि बाल लिंगानुपात 902 है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला गौतम बुद्ध नगर 49.1% है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति SC की संख्या में उत्तर प्रदेश में, जबकि प्रतिशत में पंजाब 31.9% प्रथम है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति ST की जनसंख्या मध्य प्रदेश में है, जबकि प्रतिशत में लक्षद्वीप और मिजोरम में प्रथम में है। पंजाब और हरियाणा में अनुसूचित जनजाति ST की जनसंख्या 0 पाई जाती है। जनसंख्यांकी लाभांश भारत के पक्ष में है, क्योंकि यहाँ कार्यशील आयु वर्ग 15 से 59 वर्ष की आबादी लगभग 62.5% है। नगरीकरण के बढ़ते प्रभाव के कारण मलिन बस्तियों की सर्वाधिक जनसंख्या महाराष्ट्र धारावी सबसे बड़ी में स्थित है। भारत में मानसून की सबसे पहली बारिश 1 जून को केरल मालाबार तट पे दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। लौटते हुए मानसून उत्तर पूर्वी मानसून से जाड़े के दिनों में सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पर होती है।
आम्र वर्षा मानसून पूर्व बारिश है जो केरल और कर्नाटक में आम की फसल के लिए लाभदायक है। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में गर्मी के दिनों में आने वाला तूफानी चक्रवात है। चेरी ब्लॉसम काफी वर्षा कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए अत्यंत लाभकारी है। एल नीनो का भारतीय मानसून पर नकारात्मक सूखा प्रभाव पड़ता है, जबकि ला नीना अच्छी वर्षा कराता है। इस वर्ष एल नीनो एक्टिवेट होने की संभावना है, जिससे भारत में जो मानसून है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा और सूखे की संभावना थोड़ी बहुत जताई जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उठकर सर्दियों में उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब, हरियाणा, यूपी में बारिश करता है। रबी की फसल के लिए वरदान है, लेकिन इस बार पश्चिमी विक्षोभ जो है वो काफी लेट एक्टिवेट हुआ और जो अभी आपको मार्च अप्रैल में वर्षा देखने को मिली, ये आपकी पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही हुई थी। भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। सागौन, साल मुख्य पेड़। हिमालय में 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन ओक देवदार पाए जाते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क 1936 था। अब इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क है, जो इससे पहले इसका नाम जिम कार्बेट पार्क था। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस लद्दाख में है। हिम तेंदुओं के लिए यह प्रसिद्ध है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन द्वीप अंडमान निकोबार में है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा की गई थी। वर्तमान में भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, 58 है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी की शुरुआत 1992 में सिंह भूमि झारखंड से हुई थी। गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य उड़ीसा ओलिव रिडले कछुओं के सामूहिक घोंसलों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। नीलगिरी भारत का पहला और सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या वर्तमान में 98 है। फरवरी 2026 में नया डेटा आया था तो 98 हो गई है, जिनमें सर्वाधिक स्थल तमिलनाडु में है जो कि 20 है। नवीनतम स्थल पटना पक्षी अभ्यारण्य यूपी और छारी डांड गुजरात में है। यूपी में कुल 11 रामसर स्थल हो गए हैं। सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन पश्चिम बंगाल है और सबसे छोटा रेणुका झील एचपी और बेम्बानूर वेटलैंड तमिलनाडु में है। प्रथम स्थल पर चिल्का झील और केवलादेव 1981 में ये घोषित हुए थे। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड संकटग्रस्त आर्द्र भूमियों का रजिस्टर है। भारत के केवलादेव और लोकटक झील इसमें शामिल है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पंजाब हिमाचल पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। हीराकुंड बांध उड़ीसा महानदी पर स्थित है। विश्व की यह सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। टिहरी बांध उत्तराखंड भागीरथी और भिलंगाना के संगम पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा बांध 260.5 मीटर है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात पर स्थित है। मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। दामोदर घाटी परियोजना डीवीसी 1948 स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अमेरिका के टेनेसी घाटी मॉडल पर यह आधारित है। तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर पर स्थित है। दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल परियोजनाएं चिनाब नदी जम्मू कश्मीर पर है। माता टीला बांध और राजघाट परियोजना बेतवा नदी यूपी एमपी सीमा पर स्थित है। इसे रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहते हैं। रिहंद परियोजना सोनभद्र यूपी रिहंद नदी पर सोन की सहायक नदी है, इस पर है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक में और नागार्जुन सागर भी कृष्णा नदी आंध्र तेलंगाना सीमा पर यह स्थित है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल पर स्थित एक चापाकार बांध है। फरक्का बैराज गंगा नदी पश्चिम बंगाल पर स्थित है, जिसका उद्देश्य हुगली नदी में गाद रोकना है। भारत का मानक देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है और अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे हो तो भारत में शाम के 5:30 बज रहे होंगे, यानी कि भारत का टाइम ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। रोहिलखंड का मैदान उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग बरेली, मुरादाबाद, रामपुर में स्थित है। बुंदेलखंड का पठार यूपी के दक्षिणी भाग और एमपी में फैला है। यह ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बना है।
अवध का मैदान मुख्य रूप से लखनऊ, अयोध्या और आसपास के जलोढ़ मैदानों को कहते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी शामली और उत्तरी सहारनपुर और दक्षिणी सोनभद्र है। तो यूपी का जो सबसे पूर्वी जिला है वो बलिया है, सबसे पश्चिमी शामली है, उत्तरी सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी जिला है वो सोनभद्र है। सोनभद्र भारत का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार की सीमा को स्पर्श करता है। तराई क्षेत्र शिवालिक के दक्षिण में दलदली और नम क्षेत्र है। गन्ना और धान की खेती के लिए यह प्रसिद्ध है। भाबर क्षेत्र शिवालिक की तलहटी में कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र है जहां नदियां विलुप्त हो जाती हैं। खादर भूमि को यूपी में नवीन जलोढ़ कछारी मृदा कहते हैं और बांगर को पुरानी जलोढ़ कहा जाता है। बीहड़ का निर्माण चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन के कारण इटावा के आसपास किया जाता है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, एक उष्ण और दूसरा उपोष्ण जलवायु में बंटता है। प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी नदी है भारत की जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अंडमान और निकोबार अराकान योमा म्यांमार पर्वतमाला का ही समुद्र में डूबा हुआ विस्तार है। लक्षद्वीप मूंगा चट्टानों से बना एक द्वीप समूह है। राजधानी इसकी कवरात्ती है। बैरन द्वीप अंडमान सागर में स्थित भारत और दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये आपके 300 फैक्ट्स कंप्लीट होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीजें और रिवाइज कर लेते हैं। तटीय राज्य तट का नाम और विशेषता क्या है? गुजरात और महाराष्ट्र के तट को काठियावाड़ तट या कोंकण तट कहा जाता है। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है और प्राकृतिक बंदरगाह भी यहां पर स्थित है। कर्नाटक केरल तट जो है इसे कन्नड़ और मालाबार तट कहा जाता है। मसालों के लिए प्रसिद्ध है। मोनोजाइट बालू लैगून यहां पर में पाए जाते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तट है उसे कोरोमंडल तट कहा जाता है और ये लौटते मानसून से वर्षा शीतकालीन बारिश के लिए प्रसिद्ध है। ओडिशा पश्चिम बंगाल तट जो है इसे उत्तरी सरकार या उत्कल तट कहा जाता है और महानदी डेल्टा और चिल्का झील यहां पर स्थित है। बात करें नवीनतम तटीय सीमा वर्गीकरण की, जो नया तो ये एक नई तकनीकी अपनाई गई और विभिन्न राज्यों की जो नई तट रेखाएं हैं, गुजरात की जैसे पहले 1214 थी, अब 2340.62 हो गई। तमिलनाडु की पहले 906 थी, अब 1068.69 हो गई है। आंध्र प्रदेश की पहले 973.70 थी, अब 1053.07 हो गई। सबसे कम जो तटरेखा है वो पहले गोवा की 160 हुआ करती थी, अब 193.95 किलोमीटर की हो गई है। तो अभी हम विश्व भूगोल से जुड़ा हुआ टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। क्लास में अंत तक बने रहिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। आपके अच्छे कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। बात करेंगे ब्रह्मांड और सौरमंडल की। ब्रह्मांड के वैज्ञानिक अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे मान्य सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत है, यानी कि बिग बैंग थ्योरी है, जिसे जॉर्ज लेमेत्री ने दिया था। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है, यानी कि मिल्की वे है, जिसका आकार सर्पिलाकार है। सूर्य हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा लगभग 25 करोड़ वर्षों में करता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, कॉस्मिक ईयर कहते हैं। सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5% गैसों से बना है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। अंतरिक्ष में जो दूरी नापी जाती है वो प्रकाश वर्ष के नाम से नापी जाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 की पावर 12 किलोमीटर। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। प्लूटो को 2006 में बौना ग्रह घोषित कर दिया गया था। वैज्ञानिकों ने तय किया कि प्लूटो को अब ग्रह नहीं मानेंगे, लेकिन प्लूटो की सेहत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। प्लूटो जैसे पहले घूर्णन कर रहा था वैसे अभी भी कर रहा है। तो इसी प्रकार आपको भी अपने जीवन में वैसे ही चलना है जैसे आप चलते हैं, एक सकारात्मक तौर पर। दूसरे क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या बात करते हैं, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बशर्ते आप अपनी नजरों में नीचे ना गिर रहे हों। आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है, जो मात्र 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। पहले एग्जाम में यह बहुत पूछा जाता था, अभी पूछना कम हो गया है।
सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, CO2 की अधिकता के कारण। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन, भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह सुबह और शाम को स्पष्ट रूप से नग्न आंखों से आसमान में देखा जा सकता है। शुक्र और अरुण अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा यानी कि पूर्व से पश्चिम में घूर्णन करते हैं। बुध और शुक्र के पास अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसके 71% भाग पर जल है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, जिसका कारण इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति है। मंगल के दो प्रमुख उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। क्षुद्र ग्रह मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स है, जो मंगल ग्रह पर स्थित है। बृहस्पति का उपग्रह गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अप्रैल 2026 तक की नवीनतम खगोलीय खोजों के अनुसार शनि के कुल 292 प्राकृतिक उपग्रह हैं, यानी कि चंद्रमा है। शनि के कुल कितने चंद्रमा है? 292। 2026 की शुरुआत में ही 11 नए और फिर 7 अतिरिक्त छोटे चंद्रमाओं की पुष्टि की गई, जिससे यह सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बन गया है। शनि के चारों ओर स्पष्ट वलय पाए जाते हैं। ये प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह यानी कि सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन है। अरुण ग्रह अपनी धुरी पर अत्यधिक झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, लाइंग प्लेनेट कहते हैं। वरुण सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है और इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें माना जाता है कि मीथेन की अधिकता है। चंद्रमा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहते हैं। अब हम बात करेंगे पृथ्वी की गतियों की और अक्षांश देशांतर की, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसे घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, सीजन चेंज होते हैं। उपसौर, ये इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है 3 जनवरी के आसपास, उस समय की घटना को उपसौर कहते हैं, पेरीहिलियन कहते हैं। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसको याद करने की ट्रिक है, देखिए और ऊ देखिए, ठीक है, ये एक जैसे लगते हैं, तो 3 और उपसौर, तो ये 3 जनवरी को पृथ्वी सबसे निकट होती है सूर्य के। अपसौर, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं, लगभग 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, इसलिए इसे अपसौर कहते हैं। पृथ्वी पर खींची गई 36 काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है, ठीक है, विषुवत रेखा सहित। ध्रुव 2 बिंदु है, ठीक है, ध्रुव पे रेखाएं नहीं है, वो बिंदु है, इसलिए अगर उनको भी हम जोड़ लेंगे तो इनके कुल 181 अक्षांश बिंदु हो जाएंगे, ठीक है, और अक्षांश रेखाएं हैं 179। पृथ्वी पर खींची गई लंबवत काल्पनिक रेखाओं को देशांतर कहा जाता है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और यह 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। जैसे आप ये एक पृथ्वी को गोल देख लें, तो ये जो है ये आपका जो ये सेंटर में लाइन गई है, ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और ये जो बिंदु है आपके, ये आपके ध्रुव पॉइंट है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ये ध्रुव पॉइंट है। और ये जो लंबवत लाइनें हैं जो आपको दिख रही हैं वर्टिकल, ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं। क्लियर है आपको? 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक 111.32 किलोमीटर होती है, जिसे गोरे कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच मीन टाइम या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, जो लंदन से होकर गुजरती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। यह प्रशांत महासागर से गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर पश्चिम से पूर्व एशिया से अमेरिका की ओर जाने पर एक दिन घटाना पड़ता है, और पूर्व से पश्चिम अमेरिका से एशिया की ओर जाने पर एक दिन जोड़ना पड़ता है। तो ये फ्लाइट सिस्टम में काम आता है। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है।
पृथ्वी का मानक समय, भारत का मानक समय, माफ करिएगा, भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो प्रयागराज, नैनी, मिर्जापुर से होकर गुजरती है। यह जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। कमेंट करके बताइएगा कि भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भारत के कितने और कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ग्रीष्म अयनांत 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इसे ग्रीष्म अयनांत कहते हैं और यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। शीत अयनांत 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है और यह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और यह उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा। विषुव तो 21 मार्च बसंत विषुव होता है, 23 दिसंबर को शरद विषुव होता है, 23 सितंबर को, ठीक है, माफ करिएगा यहाँ पर सितंबर है, 21 मार्च को बसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। और इस दिनों पे सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है जिससे पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसी दो तारीखें हैं जब सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है और इस समय पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। सूर्य ग्रहण जो है वो अमावस्या को होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। कई बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पूर्णिमा होती है और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। अब हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना और चट्टानों की। पृथ्वी की आयु लगभग 6.5 अरब वर्ष मानी जाती है या 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है, जिसका निर्धारण यूरेनियम डेटिंग विधि से किया जाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व एवरेज डेंसिटी 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से, जो पूरे सौरमंडल के सभी ग्रहों में सर्वाधिक है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवों पर घटकर 12,714 किलोमीटर हो जाता है। पृथ्वी की भूपर्पटी क्रस्ट जो है में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है 46.6% और उसके बाद सिलिकॉन आता है 27.7%। भूपर्पटी पे सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है 8.1%। धरातल पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज फेल्सपार है, उसके बाद क्वार्ट्ज का स्थान आता है। पृथ्वी के भीतर जाने पर औसतन प्रति 32 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है आग्नेय, दूसरी होती है अवसादी और तीसरी होती है रूपांतरित। आग्नेय चट्टानें इंजीनियस रॉक्स का निर्माण मैग्मा या लावा की ठंडा होने से होता है। इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाइट आग्नेय चट्टानों के प्रमुख उदाहरण हैं। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। अवसादी चट्टानें अवसादों के जमाव से बनती हैं। जीवाश्म, खनिज तेल और कोयला इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शेल अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। ताप और दाब के कारण जब आग्नेय और अवसादी चट्टानों का रूप बदल जाता है तो उन्हें रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। मॉर्फिक चट्टानें कहता है, मेटामॉर्फिक। चूना पत्थर का रूपांतरण संगमरमर में होता है। लाइमस्टोन का रूपांतरण मार्बल में होता है। ग्रेनाइट का रूपांतरण नीश में और बलुआ पत्थर का रूपांतरण क्वार्ट्ज में होता है। कोयले का रूपांतरण ग्रेफाइट या हीरे में होता है। अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था। वेगनर के अनुसार प्रारंभ में सभी महाद्वीप एक ही भूखंड थे जिसे पेंजिया कहा गया। पेंजिया के चारों ओर का विशाल महासागर पैंथालासा था। पेंजिया का उत्तरी भाग अंगारालैंड, लॉरेशिया और दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड कहलाया। भारत गोंडवानालैंड का हिस्सा है। अब हम बात करेंगे भूकंप और ज्वालामुखी की। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। पृथ्वी के भीतर वह स्थान जहां से भूकंपीय ऊर्जा निकलती है उसे भूकंप मूल कहते हैं या फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। भूकंप मूल के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह का वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगें पहुंचती हैं अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है जो रिएक्टर स्केल पर मापता है। रिएक्टर स्केल पर एक अंक की वृद्धि का अर्थ है
भूकंप की तीव्रता में 10 गुना वृद्धि और ऊर्जा में 32 गुना की वृद्धि। भूकंप के दौरान 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। पहली होती हैं पी तरंगे या जो प्राइमरी होती हैं, फिर होती हैं एस तरंगे जो सेकेंडरी होती हैं, और तीसरी होती हैं एल तरंगे जो सरफेस तरंगे होती हैं, और ये बहुत ही खतरनाक होती हैं। एल तरंगे धरातलीय तरंगे होती हैं, सबसे धीमी होती हैं लेकिन सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो से निकलने वाले तरल पदार्थ को पृथ्वी के अंदर मैग्मा और सतह पर आने के बाद लावा कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय सबसे अधिक मात्रा में जलवाष्प निकलती है, वाटर वेपर। ज्वालामुखी के मुहाने छिद्र को क्रेटर कहते हैं। बड़े आकार के क्रेटर को काल्डेरा कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सालाडो है जो चिली अर्जेंटीना में है, जबकि कोटो पैक्सी भी एक प्रमुख ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है जो इक्वाडोर में है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। यह इटली में है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ है और जो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है, यह भी इंपॉर्टेंट। माउंट एटना और विसुवियस सक्रिय ज्वालामुखी इटली में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है। नारकोंडम यहाँ का प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। विश्व के सर्वाधिक भूकंप और ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में आते हैं, जिसे रिंग ऑफ फायर अग्निवलय कहते हैं। फ्यूजियामा एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है जो जापान में है। मोना लोआ विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है आयतन के आधार पर, जो हवाई द्वीप में यूएसए में है। किलिमंजारो एक मृत ज्वालामुखी है जो तंजानिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। अब हम बात करेंगे विश्व के महाद्वीप और प्रमुख पर्वतमालाओं की, कॉन्टिनेंट्स एंड माउंटेन्स की। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। क्षेत्रफल के अनुसार अगर इनके क्रम की बात की जाए तो सबसे बड़ा एशिया है, फिर आता है अफ्रीका, फिर आता है उत्तरी अमेरिका, फिर आता है दक्षिणी अमेरिका, फिर आता है अंटार्कटिका, फिर आता है यूरोप और फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा और सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। इसे विषमताओं का महाद्वीप भी कहते हैं। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। यह एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क, मकर और भूमध्य तीनों रेखाएं गुजरती हैं। उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस ने की थी। इसे नई दुनिया यानी कि न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। अमेजन वर्षावन यहीं पर पाए जाते हैं। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप और विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप को प्रायद्वीप कहा जाता है। इसमें कोई मरुस्थल नहीं है, कोई डिजर्ट नहीं है। यहाँ पर कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है किस महाद्वीप में कोई मरुस्थल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है जिसे प्यासी भूमि का देश, लैंड ऑफ गोल्डन फ्रीज कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है जो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई लगभग 8848.86 मीटर है। हिमालय पर्वतमाला नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागरमाथा कहते हैं। रॉकी पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका की प्रमुख पर्वतमाला है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट अल्बर्ट है। आल्पस पर्वत यूरोप में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैंक है। एटलस पर्वत उत्तर पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। यूराल पर्वत और काकेसस पर्वत एशिया और यूरोप की सीमा बनाते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वतमाला है। हिमालय, आल्पस, रॉकी और एंडीज नवीन बलित पर्वत के उदाहरण है। भारत का अरावली विश्व की सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वतों में से एक है। पामीर का पठार विश्व की छत कहा जाता है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी और विंध्याचल यानी कि भारत बनसोथ या ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है, ब्लॉक माउंटेन्स के उदाहरण है। अब हम बात कर लेते हैं महाद्वीपों की सर्वोच्च पर्वत चोटी की। एशिया की माउंट एवरेस्ट है। दक्षिण अफ्रीका की माउंट एकांकागुआ है। उत्तरी अमेरिका की माउंट डेनाली है जो पूर्व नाम इसका माउंट मैकिनले था। अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो है। यूरोप की माउंट एल्ब्रुस है और अंटार्कटिका की विंसन मैसिफ है। ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोशियस्को है।
अब हम बात करेंगे विश्व की प्रमुख नदियों और झीलों की। विश्व की प्रमुख नदियां और झीलें। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो अफ्रीका की विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। विक्टोरिया झील भी इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछी जाती है। और नील नदी किस झील से निकलती है, कहाँ पर है, ये सब पूछा जाता है, तो एक पूरी लाइन इम्पॉर्टेंट है। आयतन या जल भराव क्षमता के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है, जो दक्षिण अमेरिका में है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्सी है, जो चीन में बहती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है, जो कैस्पियन सागर में गिरती है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी प्रणाली मिसिसिपी मिसौरी है, ये पक्षीपाद डेल्टा बनाती है। कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हजारों बार परीक्षा में पूछा गया है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये भी याद रखिएगा। भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी याद रखिएगा। डेन्यूब नदी यूरोप की एक महत्वपूर्ण नदी है, जो सर्वाधिक 10 देशों से होकर गुजरती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, यह खारे पानी की झील है, यह भी इंपॉर्टेंट है। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है, जो यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, यह रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। टिटिकाका झील पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है, यह विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है, जो वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में रियो कैरोनी नदी पर स्थित है। वेनेजुएला अभी सुर्खियों में था, तो वेनेजुएला से जुड़ा हुआ जितना भी टॉपिक है वो तैयार करके रखिएगा। विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में जाम्बेजी नदी पर स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। इरी और ओंटारियो झीलों के बीच में ये स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वेज नहर मिस्र में है, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इसका निर्माण 1869 में हुआ था, यह भी इंपॉर्टेंट है। पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर कैरिबियन सागर से जोड़ती है, यह भी इंपॉर्टेंट है। अरल सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर है, जो अब बहुत तेजी से सूख रहा है। मृत सागर इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है, जो दुनिया के सबसे निचले स्थानों में से एक और अत्यधिक खारा है। अब हम बात करेंगे वायुमंडल की, पवनों की और मरुस्थल की। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग 78.08 है और ऑक्सीजन का 20.95% है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। सभी मौसमी घटनाएं, बादल, बारिश, तूफान इसी में होते हैं। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर है, इसमें तापमान समान रहता है। वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परत यही है। ओजोन परत समताप मंडल में ही पाई जाती है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई डॉप्सन है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्यमंडल है, मेसोस्फेयर है। उल्कापिंड इसी परत में आकर जल जाते हैं। आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है, जिससे पृथ्वी पर रेडियो संचार संभव होता है। वायु दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक का अचानक गिरना तूफान आने का संकेत है। वायु हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप को कोरियोलिस बल कहते हैं, फेरल का नियम। चिनूक रॉकी पर्वत के ढलानों पर बहने वाली गर्म और शुष्क हवा है, जिसे हिमभच्छी भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिराको सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म धूल भरी हवा है, जो इटली में रक्त वर्षा कराती है, ब्लड रेन कराती है। लू उत्तर भारत और पाकिस्तान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यधिक गर्म हवा है। हरमट्टन की गिनी को गिनी तट पश्चिम अफ्रीका पर डॉक्टर पवन भी कहा जाता है, क्योंकि यह मौसम सुहाना बनाती है। तो जो हरमट्टन हवा है वो गिनी तट जो पश्चिमी अफ्रीका का है, वहाँ पर उसे डॉक्टर पवन कहा जाता है, क्योंकि यह मौसम सुहाना बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा उत्तरी अफ्रीका में है। समग्र क्षेत्रफल में अंटार्कटिका सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल आटाकामा है, जो चिली दक्षिणी अमेरिका में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में स्थित एक ठंडा मरुस्थल है।
कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यहाँ बुशमैन जनजाति निवास करती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में है, जो दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चक्रवात यानी कि साइक्लोन के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन के केंद्र में उच्च वायुदाब होता है और मौसम साफ रहता है। कैरिबियन सागर यूएसए में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हरिकेन कहते हैं। चीन और जापान सागर में आने वाले चक्रवातों को टाइफून कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विली विली कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्थानीय पवन का नाम, उनकी प्रकृति और क्षेत्र। मिस्ट्रल जो स्थानीय पवन है ये ठंडी होती है, स्पेन और फ्रांस में बहती है। बोरा ये भी ठंडी है, एड्रियाटिक सागर तट इटली में बहती है। पाम्पेरो ठंडी है, अर्जेंटीना पंपास क्षेत्र में बहती है। खमसिन ये गर्म एवं शुष्क है और मिस्र क्षेत्र में बहती है। अब हम बात करते हैं महासागर जलधाराएं और जल संधियों की। जल संधियां इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हरमूज इस समय करंट अफेयर्स का हिस्सा है, तो परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बनेंगे। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलमंडल का विस्तार है। विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। इसका आकार त्रिभुजाकार है। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान मारियाना ट्रेंच है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है और इसकी गहराई 11,022 मीटर है। अटलांटिक महासागर आकार में अंग्रेजी के अक्षर एस जैसा है। बरमूडा ट्रायंगल इसी महासागर में स्थित है। हिंद महासागर एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश भारत के नाम पर रखा गया है, इंडियन ओशियन। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहने वाली जलधाराएं गर्म जलधाराएं होती हैं। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली जलधाराएं ठंडी जलधाराएं होती हैं। ये नियम याद रखिएगा। तो जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं वो जलधाराएं गर्म जलधाराएं होती हैं, और जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली धाराएं ठंडी जलधाराएं होती हैं। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की एक प्रमुख गर्म जलधारा है जिसे यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। लेब्राडोर अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा है। न्यू फाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर के मिलने से भारी कोहरा छाता है जो मछली पालन के लिए उत्तम है। क्यूरोशियो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, जबकि ओआईसीओ ठंडी जलधारा है। पेरू और हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बहती है। अल नीनो इंपॉर्टेंट है, पेरू तट पर उत्पन्न होने वाली एक गर्म जलधारा है जो भारतीय मानसून को कमजोर करती है। ला नीना अल नीनो के विपरीत एक ठंडी जलधारा है जो भारतीय मानसून के लिए सकारात्मक प्रभाव डालती है। 4-5 वर्ष में एक बार अल नीनो एक्टिवेट होती है और बाकी समय पर ला नीना एक्टिवेट रहती है। जब अल नीनो एक्टिवेट होती है तो भारत में भीषण गर्मी पड़ती है और मानसून काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। अग्लुहास और मोंजाबिक जलधाराएं हिंद महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35/1000 होती है। लवणता का मुख्य कारण सोडियम क्लोराइड NaCl है। सबसे अधिक लवणता तुर्की की वॉन झील में 330 है प्रति हजार। दूसरे स्थान पर मृत सागर है। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण समुद्र जल का ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। बृहत ज्वार पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आते हैं जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं। बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है तथा आर्कटिक महासागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसी से होकर गुजरती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। यह यूरोप, स्पेन और अफ्रीका, मोरक्को को अलग करती है, इंपॉर्टेंट है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। मलक्का स्ट्रेट के नाम से जानी जाती है। इंपॉर्टेंट मार्ग है चीन के व्यापार के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। पाक जल संधि भारत, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ये बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है।
बाब अल मंडेब जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। इसे आंसुओं का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। होर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। ईरान और ओमान के पास ये स्थित है, इंपॉर्टेंट है। बास्फोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। तुर्की को 2 भागों में ये बांटती है। अब हम बात करेंगे प्रमुख घास के मैदान, जनजातियां और आर्थिक भूगोल की। घास के मैदानों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो होते हैं उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल, और दूसरे होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय यानी कि टेम्परेट। सवाना अफ्रीका महाद्वीप के विस्तृत उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कंपोस कहा जाता है। वेनेजुएला के घास के मैदानों को लानोस कहा जाता है। प्रियरी उत्तरी अमेरिका, यूएसए, कनाडा के शीतोष्ण घास के मैदान हैं, जिन्हें दुनिया की रोटी की टोकरी कहा जाता है। पंपास अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान हैं, जहां अल्फाल्फा घास उगाई जाती है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान हैं, जो भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध हैं। स्टेपी यूरेशिया, यूरोप और एशिया के विशाल घास के मैदान हैं। कैंटरबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। एस्किमो कनाडा, ग्रीनलैंड और साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेशों में रहने वाली जनजाति है। इनके बर्फ के घरों को इग्लू कहते हैं। पिग्मी अफ्रीका के कांगो बेसिन में पाए जाने वाले दुनिया के सबसे छोटे कद के लोग हैं, जो पेड़ों पर मचान बनाकर रहते हैं। बुशमैन अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल की प्रमुख शिकारी जनजाति है। मसाई पूर्वी अफ्रीका, केनिया, तंजानिया की एक प्रमुख पशुपालक जनजाति है। बद्दू अरब मरुस्थल की खानाबदोश जनजाति है। विश्व में चावल और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, जिसके बाद भारत का स्थान है, लेकिन भारत वर्तमान में चावल में प्रथम स्थान पर आ गया है। ब्राजील विश्व में काफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। ब्राज़ील में काफ़ी के बागानों को फजेंडा कहते हैं। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। विश्व में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है। विश्व में सबसे अच्छी किस्म की मक्का यूएसए में उगाई जाती है। विश्व में सोना का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। दक्षिण अफ्रीका की जोहान्सबर्ग खदान सोने के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया का कालगुरली और कुलगार्डी क्षेत्र स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध है। हीरा उत्पादन में रूस पहले स्थान पर है। दक्षिण अफ्रीका की किम्बरेले खदान हीरे के लिए प्रसिद्ध है। तांबा उत्पादन में चिली चुक्की कमाटा खदान विश्व में प्रथम स्थान पर है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मैक्सिको है। अब हम बात करेंगे कृषि के प्रकार की, किससे संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर की खेती, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। अब इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको देख लेते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक जाता है। 9289 किलोमीटर लंबा है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर मार्ग है। विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा कनाडा और यूएसए के बीच है, 49वीं समानांतर रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है, 1914 में ये निर्धारित हुई थी। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है, ये 1947 में खींची गई। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। मेजिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है। लैंड ऑफ द मिडनाइट सन मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। सूर्योदय का देश नाम से जापान विख्यात है, जबकि डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन है। झीलों का देश स्कॉटलैंड को भी कहा जाता है, लेकिन हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी है और सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको की खाड़ी है।
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जिस पर डेनमार्क का राजनीतिक अधिकार है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है, इसमें 17,000 से अधिक द्वीप हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद और दक्षिणी सिरे पर पोर्ट स्वेज स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अरेबियन मरुस्थल के बाद गोबी मरुस्थल है, जो कि ठंडा है, और भारत का सबसे बड़ा थार है। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट क्वींसलैंड पर प्रशांत महासागर में है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को आइसोबार या समदाब रेखा कहते हैं। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट कहलाती है। समवर्षा रेखा महासागरों में समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोहेलाइन कहलाती है। समान गहराई वाले समुद्री स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोबात कहलाती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है, जो भारत के मेघालय राज्य खासी पहाड़ियों में स्थित है। विश्व पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने में लगभग पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 से 20 सेकंड लगता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में मात्र 1.28 सेकंड लगभग 1.3 सेकंड 30 होता है लगता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, लेकिन बोलीविया का पठार टिन के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मेक्सिको है और तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक चिली है। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कजाकिस्तान करता है, उसके बाद कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का नंबर है। खनिज तेल के सर्वाधिक प्रमाणित भंडार वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिका और सऊदी अरब के पास है। काला सागर यूरोप और एशिया को अलग करता है। यह रूस, यूक्रेन, तुर्की आदि से घिरा है। भूमध्य सागर यूरोप, अफ्रीका और एशिया को अलग करता है। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि यह विश्व की लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। टुंड्रा बायोम विश्व का सबसे बड़ा बायोम है। यहाँ क्वाई और लाइकेन पाई जाती हैं। मैंग्रोव वन खारे पानी में उगने वाले वन है। सुंदरी वृक्षों के कारण भारत का सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। सर्वाधिक देशों 14 के साथ सीमा साझे करने वाला देश रूस और चीन है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि हमेशा समान 12 घंटे की होती है। ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। पृथ्वी के ताप कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध है। डोल ड्रम भूमध्य रेखा के दोनों 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण तक शांत वायुदाब क्षेत्र है। अश्व अक्षांश 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित उच्च वायुदाब का क्षेत्र है। गरतला 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली तेज पछुआ पवनें हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क भारत एक सींग वाले गैंडे के लिए और येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए विश्व का पहला नेशनल पार्क है, गीजर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये 250 वन लाइनर आपकी कंप्लीट होते हैं। अब हम बहुत सारे चीज़ों का लिस्ट के द्वारा, टेबल्स के द्वारा रिवीजन करने वाले हैं, ताकि आपको एक एक चीज़ तैयार हो जाए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, सकारात्मक रहिएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं से, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन से। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, तिब्बत क्षेत्र आता है। 1914 में शिमला समझौते के तहत सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई। ये मुख्यतः भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के तिब्बत के बीच में थी। बाद में चीन ने तिब्बत को पूरी तरीके से कब्जा कर लिया, तो यह भारत और चीन के बीच में हो गई है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है तथा भारत और बांग्लादेश के बीच में है। 1947 में भारत विभाजन के समय निर्धारित की गई। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा ये रेखा खींची गई थी। और ये पहले जो बांग्लादेश है, वर्तमान में ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। 1971 में विद्रोह हुआ और पाकिस्तान से ये आज़ाद हुआ और बांग्लादेश बना। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। 1893 में सर मॉर्टिमर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई। स्वतंत्रता से पूर्व यह भारत और अफगानिस्तान के बीच में हुआ करती थी।
हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी द्वारा बनाई गई एक मजबूत रक्षा पंक्ति है। जर्मनी सेना यहीं से वापस लौटी थी। मैजिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। फ्रांस द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद अपनी रक्षा के लिए बनाई गई कंक्रीट की किलेबंदी है। यह जर्मनी के आक्रमण से बचने के लिए बनाई गई थी। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। कोरियाई प्रायद्वीप को दो देशों उत्तर और दक्षिण कोरिया में विभाजित करने वाली अक्षांशीय रेखा है। 49वीं समानांतर रेखा यूएसए, अमेरिका और कनाडा के बीच में है। यह विश्व की सबसे लंबी और सबसे शांत अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मानी जाती है। मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है। फिनलैंड द्वारा सोवियत संघ रूस के आक्रमण से बचने के लिए बनाई गई रक्षा पंक्ति है। अब हम बात कर लेते हैं विश्व की प्रमुख नदियों की। नील नदी अफ्रीका में मुख्य रूप से बहती है, मिस्र, सूडान, युगांडा, इथोपिया आदि देशों से होकर। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 6650 किलोमीटर है। विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका, ब्राजील, पेरू, कोलंबिया आदि में बहती है। आयतन और जल भराव क्षमता के हिसाब से यह विश्व की सबसे बड़ी और चौड़ी नदी है। एंडीज पर्वत पेरू से निकलकर अंटार्कटिका महासागर में यह गिरती है। यांगत्से नदी एशिया में है और ये पूर्णतः चीन में बहती है। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। तिब्बत के पठार से निकलकर पूर्वी चीन सागर में गिरती है। मिसिसिपी मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। ये नदी मुहाने पर पक्षीपाद यानी कि बर्ड फुट डेल्टा बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वोल्गा नदी यूरोप में पूर्णतः रूस में बहती है। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। बलदाई पहाड़ियों से निकलकर खारे पानी की झील कैस्पियन सागर में ये गिरती है। कांगो जायरे नदी अफ्रीका के कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और कांगो गणराज्य से बहती है। यह विश्व की एकमात्र प्रमुख नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। पिग्मी जनजाति इसी नदी के बेसिन में पाई जाती है। मरे डार्लिंग नदियाँ ऑस्ट्रेलिया में बहती है। न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया स्टेट में। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी और महत्वपूर्ण नदी प्रणाली है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कोसियास्को पर्वत के पास निकलती है। अब हम बात करेंगे विश्व की प्रमुख पर्वतमालाओं की। हिमालय पर्वतमाला एशिया में भारत, नेपाल, भूटान, चीन, तिब्बत, पाकिस्तान से होकर ये विस्तृत हुई है। यह विश्व का सबसे ऊंचा नवीन बलित पर्वत है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में मुख्यतः है। अर्जेंटीना, चिली, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला में यह फैली है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है। यह एक नवीन बलित पर्वत है। सर्वोच्च चोटी माउंट एकांकागुआ है इसकी। रॉकी पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका, यूएसए, कनाडा में विस्तृत है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित प्रमुख नवीन बलित पर्वतमाला है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट अल्बर्ट है। चिनूक हवाएं इसी के ढलान से उतरती हैं। आल्प्स पर्वतमाला यूरोप में है। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया आदि देशों में ये फैली है। मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैक है। एटलस पर्वतमाला अफ्रीका में है। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में फैली है। उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका की एक प्रमुख पर्वतमाला है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट टूबकल है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में पूर्वी तट पर है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समानांतर स्थित सबसे बड़ी पर्वतमाला है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट कोसियस्को है। यूराल पर्वत एशिया एवं यूरोप में फैली है, मुख्यतः रूस और कजाकिस्तान में। यह एक प्राचीन बलित पर्वत है। यह एशिया और यूरोप महाद्वीपों के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। अब हम बात कर लेते हैं विश्व के महासागर की। प्रशांत महासागर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, जिसका आकार त्रिभुजाकार है। पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त मारियाना ट्रंच है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। सर्वाधिक ज्वालामुखियों और भूकंप वाला क्षेत्र रिंग ऑफ फायर इसी महासागर में है।
अटलांटिक महासागर यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में विस्तृत है। ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका आकार अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा है। यह विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक महासागर है। रहस्यमयी बरमूडा ट्रायंगल और मध्य अटलांटिक कटक इसी में स्थित है। हिंद महासागर एशिया में स्थित है। भारत, इंडोनेशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ ये विस्तृत है। यह तीसरा सबसे बड़ा महासागर है जिसका आकार यम अर्थात अर्धवृत्ताकार माना जाता है। यह एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। इंडिया के नाम पर इंडियन ओशियन या हिंद महासागर। इसका सबसे गहरा भाग सुंडा गर्त है जो जावा ट्रेंच है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव के चारों ओर कनाडा, रूस, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, यूएसए आदि में फैला है। यह विश्व का सबसे छोटा और सबसे उथला महासागर है। यह उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल पर है और वर्ष के अधिकांश समय पूर्णतः या आंशिक रूप से बर्फ से ढका रहता है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर स्थित है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर स्थित है 60 डिग्री अक्षांश के नीचे, साउथ अक्षांश है जो 60 डिग्री उससे नीचे। वर्ष 2000 में अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा इसे 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी गई थी। अब हम बात करेंगे विश्व के महाद्वीप और उनसे जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्य। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी। इसे विषमताओं का महाद्वीप और मानव घर कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय और सबसे बड़ा पठार तिब्बत यहीं पर है। प्रमुख देश भारत, चीन, रूस, एशियाई भाग, जापान, सऊदी अरब आदि स्थित है। अफ्रीका क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है। यह एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क, मकर और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा यहीं है। प्रमुख देश मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, केन्या, मोरक्को आदि हैं। उत्तरी अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे नई दुनिया कहा जाता है। इस महाद्वीप का कोई भी देश स्थल रुद्ध नहीं है, सभी की समुद्री सीमा है। प्रमुख देश में यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, क्यूबा आदि आते हैं। दक्षिणी अमेरिका चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। पृथ्वी के फेफड़े कहे जाने वाले अमेजन वर्षावन और सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज इसी महाद्वीप का हिस्सा है। प्रमुख देशों में ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, वेनेजुला आदि आते हैं। अंटार्कटिका पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी ध्रुव पर स्थित और पूरी तरीके से बर्फ से ढका है। इसे श्वेत महाद्वीप और विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। इसकी विशेषता यहाँ कोई स्थायी मानव आबादी या देश नहीं है, केवल शोध केंद्र है। भारत के मैत्री और भारती नामक शोध केंद्र यहाँ पर स्थित है। यूरोप की अगर बात की जाए तो छठा बड़ा महाद्वीप है। ये 3 तरफ से सागरों से घिरा होने के कारण प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता। प्रमुख देश ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, रूस 2 महाद्वीपों में फैला है, यूरोप और एशिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसे ओशिनिया के नाम से भी जाना जाता है। विशाल मरुस्थल के कारण इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। यह एकमात्र महाद्वीप है जहां एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। प्रमुख देशों में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, फिजी आदि आते हैं। अब हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख मरुस्थलों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं अंटार्कटिक मरुस्थल की। यह दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर विस्तृत है। यह समग्र रूप से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह एक शीत मरुस्थल है जो पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, सूडान आदि देशों में फैला हुआ है। यह विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। यह लगभग 11 अफ्रीकी देशों में फैला हुआ है। आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका, चिली और पेरू में फैला है। यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यहाँ सोडियम नाइट्रेट और तांबे के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। गोबी मरुस्थल एशिया, चीन और मंगोलिया में फैला है। यह एशिया का एक प्रमुख शीत मरुस्थल है। यह हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ने के कारण बना है। अरेबियन मरुस्थल पश्चिमी एशिया, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई आदि में फैला है। यह एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो कि गर्म है।
यह मुख्य रूप से अरब प्रायद्वीप में फैला है और तेल भंडारों से समृद्ध है। थार मरुस्थल एशिया में है। भारत, राजस्थान, गुजरात जो क्षेत्र है और पाकिस्तान के क्षेत्र में यह फैला है। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका में फैला है। यह एक उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। यहाँ प्रसिद्ध बुशमैन जनजाति निवास करती है। शुतुरमुर्ग यहाँ का प्रमुख पक्षी है। ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में फैला है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी और मध्य भाग में कई मरुस्थल होने के कारण ही इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। पेटागोनिया मरुस्थल ये दक्षिण अमेरिका में है। अर्जेंटीना, कुछ भाग चिली का भी इसमें आता है। यह अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। यह एंडीज पर्वतमाला की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो आज का रिवीजन यहाँ पर समाप्त होता है, जिसमें आपने भारत की भूगोल और विश्व की भूगोल का जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे उनका रिवीजन किया है। पूरी मैराथन को तैयार करने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी प्रयास करने पड़ते हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल सके। तो इन सभी व्यवस्थित कंटेंट को अच्छे से तैयार करिए और जो 12 घंटे की मैराथन है लेखपाल की वो ज़रूर एक बार देखिएगा। वहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे अपनी परीक्षा में। और अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से रिवीजन करिए। सारी चीज़ें आपको दी जा चुकी हैं और कंप्यूटर का भी आपको बहुत सारा टॉपिक दिया गया है। यूपी जीके का भी बहुत सारा टॉपिक दिया गया है। उन सबको अच्छे से रिवाइज करिए और चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। अगर आप लोअर पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। बहुत ही अच्छे क्वालिटी के सुव्यवस्थित नोट्स आपको मिलेंगे। थ्योरी नोट्स मिलेंगे, वन लाइनर्स मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे और 10 मॉक टेस्ट भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे के द्वारा आप बहुत अच्छी तैयारी कर पाएंगे। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी करिए। जय हिंद, जय भारत।